नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्ट समाचार पे। मैं आपकी होस्ट मणिका शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने। आज फास्ट समाचार के स्टूडियो पे हमारे साथ में मौजूद हैं ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष इंजीनियर गिरिराज सिंह जी। तो आइए थोड़ा हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो अभी ओबीसी को लेके जो मुद्दा उठा है आखिर वो क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आपका ये महासभा का जो गठन हुआ है, किस उद्देश्य से गठन की गई है? ओबीसी महासभा का जो गठन किया गया है, ये गठन इसलिए किया गया है कि जो ओबीसी की मांगे हैं, जैसे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है ओबीसी को। भारत के अन्य राज्यों में देखा जाए तो 27% आरक्षण है, उससे भी ज़्यादा आरक्षण है। जैसे कि सवर्ण को भी 10% आरक्षण दिया गया। तो हमने इस बात का बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं थे कि सवर्ण को 10% आरक्षण क्यों दिया गया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर वो भी इकोनॉमिकल वीक हैं तो उनको भी फायदा मिले। जब 27% आरक्षण केंद्र में दे रखा है तो मध्य प्रदेश में इन्होंने 14% आरक्षण क्यों दे रखा है, उसको 27% ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि 1931 में हमारी जातिगत जो है ओबीसी की जनगणना की गई थी, उसके बाद से लेकर आज दिनांक तक कोई जनगणना नहीं की गई है। तो ये जनगणना कराने के लिए हमने मुद्दा उठाया है और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर हमने इस मुद्दे को उठाया। सर, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें कौन कौन आता है? ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 3000 प्लस जातियां आती हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जैसे अपन लोकल की बात करें तो धाकड़, यादव, रावत, गुर्जर, सैन, कुशवाहा, बहुत सारी जातियां हैं जो ये बड़ी बड़ी जातियां हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो छोटी छोटी जातियां मिला के लगभग 3000 प्लस जातियां ओबीसी में आती हैं। सर, अगर आरक्षण की बात की जाए तो देश भर का जो युवा है वो आरक्षण को सपोर्ट करता है, लेकिन आर्थिक आधार पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण का युवा इसको सपोर्ट करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आरक्षण को हम बात करते हैं आर्थिक आधार की, तो आर्थिक आधार में भी नियम देखे जाएं। जैसे कि अगर नियम देखा जाए तो इन्होंने सवर्ण के लिए अलग और ओबीसी के लिए अलग। ऐसा क्यों है कि दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं? बहुत सारी चीज़ों में अगर देखा जाए, जैसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे केंद्र सरकार ने भी किए हैं और भी कई जगह डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, तो उनमें भेदभाव क्यों किए जा रहे हैं? और अगर हम इसमें बात करें तो सचिवों की बात करें जो भारत को चलाने का काम करते हैं, उसमें भी अगर आप देखें या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखिए, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें आज़ादी से लेकर आज दिनांक तक ओबीसी का कोई भी प्रोफेसर नहीं है। तो इस मुद्दे को भी देखा जाए। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आर्थिक आधार पर आप करिए, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ों में समान होना चाहिए। सर, अभी जो पोहरी में जो शिवराज जब आए थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री जी, तो उस समय आप लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे और उसमें ये भी देखा गया था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो आप लोगों से मंच के नीचे उतरकर बात करने आए थे। तो आपके ज्ञापन सौंपने के बाद में इस पर अभी क्या प्रतिक्रिया की गई है? हम लोग जब पौरी ज्ञापन देने जाते हैं तो जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, हमारे जो ओबीसी के वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एसडीओ साहब आते हैं और हमको 5 या 7 लोगों को वहाँ से ले जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि हम आपको ज्ञापन दिलाएंगे। जब हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो हमको मंच के पास में खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे आपका ज्ञापन ले लिया जाएगा। तो हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाता है। उन्होंने बोला फिर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद लेते हैं, फिर रुक जाइए, थोड़ी देर बाद लेते हैं। मतलब ऐसे करके कम से कम हमें 3 घंटे वहाँ खड़े खड़े हो चुके थे। हम लोगों ने जब उनको बोला, इस बात के लिए निवेदन किया, तो उन्होंने हमें नकारने का काम किया। देन हम लोगों ने बोला कि हमें अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक और जो हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं उन तक हम ये आवाज़ पहुंचाएं अपनी। तो हम बीच में जाके खड़े हुए और हमने वहाँ पर हमारे जो नियम में रहकर हमारे जो नारे थे कि 27% आरक्षण लागू करें और जो भी नियम में रह के हमने नारे लगाए। कुछ लोगों ने इस बात को लेकर भ्रम फैलाया कि हमने सिंधिया जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बिल्कुल गलत बात थी। हम में से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। कुछ लोगों ने इस बात को खबर फैलाई थी कि प्रहलाद भारती जी को लेकर कुछ मुद्दा बना था। हम में से किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई भी नारा लगाने की कोशिश नहीं की। सर, जो फास्ट समाचार है, मैं चाहूँगी कि हमारे माध्यम से जो और भी ओबीसी के जो लोग हैं और भी जो युवा हैं और जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, आप अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। मैं ओबीसी के जितने भी वर्ग में जितनी भी जातियाँ आती हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें किसी से भेदभाव नहीं है। कोई भी अगर व्यक्ति है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि सब लोगों का विकास हो,
सबको साथ में लेके चलेंगे तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति के लिए अलग नियम बना दें, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग नियम बना दें। आपको नियम जो बनाने होंगे वो सबके लिए एक ही नियम बनाना होगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक आध पॉइंट उठा लेता हूं। जब मुख्यमंत्री जी से मिलने ग्वालियर में जाते हैं और ग्वालियर में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, क्या हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे? जब हम माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिलने शिवपुरी में जाते हैं और हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या हमारे माननीय जो नरेंद्र सिंह तोमर जी आए थे, हमारी केंद्रीय मंत्री नहीं थे? हम इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हम किसी से लेकर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से लेकर हमें किसी भी को लेकर द्वेष नहीं है, किसी भी व्यक्ति को लेकर लड़ाई नहीं है। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि आप इस पार्टी से, तो मैं आज इस खुले मन से कहना चाहता हूं कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो। हम स्वतंत्र रूप से अपने हक की मांग करते हैं और हम हक की मांग इसलिए करते हैं कि जो भेदभाव किया गया है उसको समान रूप से किया जाए। जब समान रूप से किया जाएगा तो इस बात में हम सहमत हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं मणिका शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने अपनी मन से मुझे अपनी आवाज कहने का मौका दिया। मैं ऐसे जर्नलिस्ट को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मुझे अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए इन्होंने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।